हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल SSG 0.2 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हिंदी की सीरीज चला रहा था, उसमें दो टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, वर्णमाला और संधि। तो उसके बाद जिसने भी ना देखा हो तो वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाके उन दो टॉपिकों को बाकायदा मैंने पढ़ाया, उसको पढ़ ले, समझ लें और बाकी नोट्स बनाएं। और मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, मैं इसी व्हाट्सअप पे एक ग्रुप चला रहा हूँ जिसमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो हर टॉपिक बाय टॉपिक जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका मैं प्रैक्टिस 40 से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ, डेली उस पर प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं जो आज मैं आपके सामने अगला टॉपिक लेके आया हूँ, वो है, टॉपिक का नाम है समास। टॉपिक है समास। क्या होता है समास, कितने प्रकार के होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे विधिवत। बस एक बार पढ़ लिया आपने और बाकायदा नोट बना लिया, नोट्स बना के आपने तैयारी की कायदे से, तो आपको इसके अलावा कहीं दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। जब भी होगा तो आप हमारे नोट्स को रिवाइज करिए, और ना ही कोई किताब ना कोई नोट्स, कुछ नहीं पढ़ना होगा। बस एक बार पढ़ लिया तो लाइफ जिंगा लाला। तो समास को आइए समास के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या होता है समास? समास का मतलब क्या होता है? तो समास का जो मतलब होता है संक्षेप, ठीक है, या छोटा रूप। क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेप या छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में बहुत सारी विभक्तियां आ जाती हैं, उन विभक्तियों को हटाकर दो शब्दों को आपस में जोड़कर जो शब्द बनता है उसे ही क्या कहते हैं? समास। नहीं समझे? समास की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में बहुत सारी विभक्तियां आ जाती हैं, उन विभक्तियों को हटाकर दो शब्दों को आपस में जोड़कर जो शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, रसोई के लिए घर, लिए घर, ठीक है। इसमें विभक्ति क्या है? तो जो इसमें विभक्ति है वो के लिए है। इसको हटा देंगे तो और इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? रसोई घर। यही मैंने आपको बताया है। क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में बहुत सारी विभक्तियां आ जाती हैं, उन विभक्तियों को हटाकर दो शब्दों को आपस में जोड़कर जो शब्द बनता है उसे ही क्या कहते हैं? समास। क्या समझ में आया? और एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रसोई घर हो गया, माता पिता, माता और पिता। इसमें विभक्ति क्या है? और। जब इसको हटाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? माता और माता पिता। क्या बात समझ में आई? नहीं आई तो और ले लीजिए, विद्या के लिए आलय, ठीक है। इसमें क्या है? विभक्ति चिन्ह। तो जो के लिए है ये विभक्ति चिन्ह है, इसको हटाएंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विद्या के लिए आलय, के लिए हटाया तो क्या बन गया? इनको आपस में जोड़ा तो क्या बना? विद्यालय। क्या समझ में आया आपको? तो ये होता है समास के बारे में आपको मैंने बताया। क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में बहुत सारी विभक्तियां आ जाती हैं, उन विभक्तियों को हटाकर और दो शब्दों को आपस में जोड़कर जो शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। तो ये होता है समास। समास के अब हम समास के बारे में, जो समास के टाइप यानी प्रकार होते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो समास होता है
होता है वो, इसके जो भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद तो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो आपको बता दें, जैसे अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। क्या क्या बताया? पहला होता है अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। ठीक है, दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा क्या होता है? द्वंद्व समास, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास। चौथा क्या होता है? कर्मधारय। और पांचवा क्या होता है? द्विगु समास। ठीक है, और जो छठा होता है वो होता है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि होता है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये होते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, और आखिरी जो 6 नंबर का होता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। अब अव्ययभाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, कर्मधारय, ये जो है अब इनमें 1 बाय 1 करके आइए हम चर्चा करते हैं। क्या होता है अव्ययभाव समास या तत्पुरुष समास, इनके बारे में बात करते हैं। तो 1 बाय 1, तो पहला जो है अव्ययभाव समास, तो इस पे बात करते हैं विधिवत। तो अव्ययभाव समास क्या होता है? जो अव्ययभाव समास है, ठीक है, अव्ययभाव समास समझने से पहले अवयव समझना पड़ता है, अव्यय समझना पड़ता है। अव्यय का क्या होता है? तो आइए पहले अव्ययभाव समझने से पहले मैं आपको अव्यय बता देता हूँ क्या होता है। जो अव्यय होता है, इससे अव्ययभाव समास को समझने से पहले अव्यय को समझना बहुत जरूरी है। तो अव्यय क्या होता है? तो अव्यय जो होता है जिस शब्द पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं? अव्यय। क्या बोला है? जिस पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं? अव्यय। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन हो गया, दिन हो गया, यथाशक्ति हो गई। ठीक है, यथाशक्ति हो गया, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, प्रत्यक्ष, प्रमाण और बहुत सारे होते हैं इस टाइप के। क्या होते हैं? उन्हें ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो अव्यय आप लोगों को समझ में आया। और जो अव्यय है, अव्यय से ही बना है अव्ययभाव समास। जो अव्यय है, अव्यय से ही बना है अव्ययभाव समास। तो अव्यय आपको समझ में आया? अव्यय में मैंने क्या बताया? अव्यय में बताया जिस पर लिंग, वचन, काल और लिंग, वचन, काल और कारक का, इस पर कोई भी प्रभाव जिस शब्द पर नहीं पड़ता, उसे ही क्या कहते हैं? अव्यय। और अव्यय से ही बना है अव्ययभाव समास। जैसे अव्यय में क्या आता है? प्रत्येक, प्रतिदिन, दिनों दिन। ठीक है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय से ही मिलकर बना है क्या? अव्ययभाव समास। तो आइए अव्ययभाव समास के बारे में बताते हैं क्या होता है अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास को हम 3 तरीके से पहचान सकते हैं। किस किस तरीके से? ये ध्यान रखना, जो अव्यय होते हैं, अव्यय से ही बना है अव्ययभाव समास, इसलिए अव्ययभाव समास से पहले अव्यय समझना बहुत जरूरी था। तो अव्ययभाव जो समास होता है, इसको हम 3 तरीके से पहचान सकते हैं। पहला
दूसरा और तीसरा, 3 तरीका मैं आपको बता दूंगा, जहां पर अव्ययभाव समास होगा आप अपने आप पहचान जाएंगे। तो पहला तरीका क्या होता है, इसका पहला पद प्रधान होता है, या तो इसका पहला पद प्रधान होगा, या तो पहला पद या पूरा पद अव्यय होगा, ठीक है। या जो दूसरा क्या मैंने बताया, इसका जो पहला पद प्रधान या पूरा पद अव्यय होगा। तीसरा पद जो वो होता है जब एक शब्द की पुनरुक्ति हो या पूरा शब्द ही अव्यय हो, उससे पता लगाते हैं अव्ययभाव समास। क्या क्या मैंने बताया, पहला पद प्रधान या पहला पद अव्यय या पूरा पद, या पहला पद प्रधान या पहला पद अव्यय या पूरा पद अव्यय, यानी पहला पद या पूरा शब्द अव्यय हो, यानी पहला पद या पूरा शब्द क्या हो, अव्यय। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई एक शब्द की पुनरुक्ति हो, जब एक ही शब्द की, यानी एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो, हो या पूरा पद अव्यय हो, यानी पूरा शब्द अव्यय हो या अव्यय हो, समझ गए। चलिए आइए एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसमें देख लीजिए जो यथा है ये क्या है, इसमें पहला पद प्रधान है, जबकि ये प्रधान नहीं है। इससे क्या पता लगाएंगे, ये पहला पद जो होता है ये अव्यय है, यानी पहला पद इसकी प्रधानता बता रहा है, शक्ति की प्रधानता बता रहा है। तो क्या होगा, यथा, तो ये पहला पद प्रधान हो गया। जैसे पहला पद या पूरा शब्द जो हो अव्यय हो, जैसे इसमें पूरे शब्द के लोगे तो जैसे पूरा शब्द या पूरा, यानी क्या होता है, पहला पद या पूरा शब्द अव्यय हो, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, ये क्या है, पूरे शब्द अव्यय है, ठीक है। और जो ये दूसरे का हो गया यथाशक्ति, ये यथासंभव लिख लीजिए, एक और यथासंभव, ये भी क्या है, इसमें पहला पद प्रधान है, ये इसकी प्रधानता, संभव की प्रधानता बता रहा है, ठीक है। इसके बाद ये इसका हो गया। इसमें तीसरा वाले का एग्जांपल क्या होगा, इसमें क्या बताया, एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो या पूरा शब्द अव्यय हो। तो इसमें एक ही शब्द की पुनरुक्ति, जैसे घर घर, घर घर, हाथों हाथ, देख लीजिए ये घर है, एक ही शब्द की बार बार पुनरुक्ति हो रही है। जैसे हाथ है, हाथ के ही बात बार बार पुनरुक्ति हो रही है, हाथों हाथ, घरों घर, रातों रात, दिनों दिन, ये क्या होते हैं, अव्ययभाव समास। तो ये होता है अव्ययभाव समास। क्या आप लोगों को समझ में आया? आ गया हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो दोबारा फिर एक बार देखना और समझने की कोशिश करना। इसके बाद जो अगला समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बारे में बात करते हैं। क्या होता है तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास वो होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास को भी समझने के लिए सबसे पहले हमको दूसरा क्या होता मैंने बताया आपको, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास को समझने से पहले हम लोगों को कारक समझ लेना चाहिए
क्या होता है कारक? आप लोगों ने 10th 12th में पढ़ा होगा कारक चिन्ह। कहते थे कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान अपादान में क्या होता है? से, हाँ, अपादान से संबंध काकी के अधिकरण होता है में पे पर, और संबोधन क्या होता है? हे अरे। ठीक है, ये होते हैं करण, ये कारक होते हैं। क्या मैंने बताया? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पे पर। ठीक है, और संबोधन क्या होता है? हे अरे हाय, ये जिस टाइप के जो होते हैं ये संबोधन होते हैं। तो ये होते हैं कारक। तो जो अब हम आपको बता दें कारक, कारक जो हैं इसमें क्या मैंने पहला वो पहचानने का विधि बताई है। इसमें क्या था? पहला पद, यानी इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। क्या? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और दूसरा जो पहचानने की ट्रिक है, पहचानने का तरीका है, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जो कारक चिन्ह होते हैं ये इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, जो इसमें जो संबोधन है इसको और कर्ता को, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, और जितने भी होते हैं, पहला जैसे कर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ये जो 6 कारक होते हैं, इन कारकों को ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे होगा करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जो ये 6 हैं, ये तत्पुरुष के 6 पार्ट हो गए। तत्पुरुष को 6 भागों में बांटा गया है। तो अब इनके एक एक कारक का से जो मैंने बताया, अब इनको एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, यहाँ से समझ में आएगा। तो आइए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या मैंने बताया है, इसको पहचानने की तरीका क्या बताया है? पहला तरीका बताया है, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, या तो कारक चिन्हों का प्रयोग हो, इनका विग्रह जब करेंगे उसमें कारक चिन्हों का एक प्रयोग हो रहा है, तो समझ जाइए क्या है वो? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? वो कारक जो कारक पे डिपेंड करेगा, क्या इसमें कारक लगा हुआ है। जैसे ले लेते हैं, पहला जो लेते हैं हस्तलिखित, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। पहला लेते हैं हस्तलिखित, ठीक है। दूसरा लिखते हैं रत्न जड़ित, ठीक है, रत्न जड़ित। तीसरा ले लेते हैं रत्न जड़ित हो गया, हस्तलिखित हो गया, और ले लेते हैं हवन सामग्री, हवन सामग्री, ठीक है।
चौथा ले लेते हैं, हवन सामग्री हो गया गुरु दक्षिणा। और क्या है? गुरु दक्षिणा। ठीक है, और पहले इतने समझ लेते हैं, उसके बाद अगला बताते हैं। तो हस्तलिखित रत्न जड़ित हवन सामग्री गुरु दक्षिणा, जब इनका विग्रह करेंगे तो क्या क्या बनेगा बताइए जरा आप लोग। हस्तलिखित का जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखा। क्या होगा? हाथों से लिखा, या हाथों से लिखा, या हाथों से लिखा। ठीक है, हस्तलिखित हो गया। तो अब इसके बाद हस्तलिखित हो गया। अब जो इसमें कारक चिन्ह आया है, पहले इनका सबका वो कर लेते हैं विग्रह। रत्न जड़ित, तो इसका क्या होगा बताइए आप लोग। रत्न जड़ित यानी रत्नों से जड़ा हुआ, जड़ा। हवन सामग्री, क्या होगा इसका विग्रह? हवन के लिए सामग्री। क्या होगा? हवन के लिए सामग्री। ठीक है। गुरु दक्षिणा, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है। अब इसमें बताइए कौन कौन सा कारक है। ठीक है, तो से आया है। एक चीज मैं आपको बताने को भूल गया, जो करण तत्पुरुष होता है, इसका क्या कर्ता ने कर्म को करण से, और करण से कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण ने पर, और अपादान से। अपादान में भी से होता है और करण में भी से होता है। इस चीज में ज्यादातर कंफ्यूज होता है, और कारक से जो भी क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं दोनों से बनता है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मैं वहां पे बताने को भूल गया। जो करण होता है, किसी की तुलना की जाती है। मोहन राम से अच्छा है। ठीक है, सीता कृष्ण से अच्छी है, या सीता राम से अच्छी है, से यहाँ पे किसी की तुलना की जाती है। राम की गाड़ी मोहन की गाड़ी से अच्छी है, यहाँ पे किसी चीज की तुलना की जाएगी, वहां पे करण आएगा। और जहां पर अपादान है, जो ये अपादान है, जहां पर अलगाव की स्थिति आएगी। अलगाव यानी किसी चीज से अलग हो रहा हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ अलग हो रहा है ना, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। जैसे मोहन घोड़े से गिरा, यानी घोड़े से अलग हो रहा है ना मोहन। जहां पे अलगाव की स्थिति आती है, वहां पे क्या होता है? अपादान कारक। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, वहां पे नहीं बता पाए थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें क्या होगा? हस्तलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास है? ठीक है, हस्तलिखित भाई, इसमें दूसरा पद लिखने की प्रधानता बताया जा रहा है। किसके द्वारा? हाथ के द्वारा। तो लिखने की प्रधानता बता रहा है, लेकिन इसमें प्रधानता तो बता रहा है, मैंने और भी बताया इसमें क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इसमें से जो कारक है, ये कौन सा तत्पुरुष होगा? तो जो से आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण तत्पुरुष। समझ में आया? ऐसे क्या है? रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, इसमें क्या होगा? करण तत्पुरुष। ठीक है, अब ये क्या है? हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अब के लिए में क्या बताया मैंने? कौन सा तत्पुरुष होगा? तो कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर, वो अधिकरण में क्या होता है? हाँ, में पर होता है, लेकिन इसमें क्या है? के लिए जो आता है वो किसमें आता है? बताएं जरा आप लोग। क्या बताया मैंने? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिक संबंध का की के, और अधिकरण में पे पर, और संबोधन क्या है? हे अरे।
तो इसमें के लिए जो आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, और इसमें भी के लिए है तो क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। ये चीज समझ में आई कि आपको? तो इसके बाद मैं आगे कुछ और एग्जांपल लेता हूं। हवन सामग्री हो गया, गुरु दक्षिणा हो गया, यानी संप्रदान तत्पुरुष हो गए। इसके बाद मैं लेता हूं ऋण मुक्त। ऋण मुक्त, ठीक है। ऋण मुक्त का जब तक आप लोग वो बताएं, विग्रह सोचें क्या होता है। ऋण मुक्त हो गया, राजमाता हो गया, क्या है, राज माता, ऋण मुक्त, राजमाता, अमचूर्ण, अमचूर्ण, ठीक है, अमचूर्ण हो गया, राजमाता हो गया, ऋण मुक्त हो गया। इसके बाद आता है, ऋण मुक्त के बाद आता है वनवास हो गया, ठीक है, और वनवास हो गया। उसके बाद ले लीजिए घुड़सवार हो गया, यानी क्या क्या बताया मैंने, वनवास, घुड़सवार, घुड़, इतने ही वो कर लेते हैं, विग्रह करिए इनका जरा। ऋण मुक्त का मतलब क्या होगा, जब इनका विग्रह करेंगे, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। बताइए जरा इसमें कौन सा कारक होगा, कौन सा तत्पुरुष समास होगा, राजमाता, राजा की माता, राजा की, अमचूर्ण, आम का चूर्ण, आम का चूर्ण, ठीक है। वनवास, वन के लिए वास, घुड़सवार, घुड़ पे सवार, घुड़ यानी कि घोड़े पर सवार, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन कौन से तत्पुरुष समास होंगे। तो से इसमें क्या बताया जा रहा है, ऋण से मुक्त हो गया, यानी अलगाव आ रहा है। तो क्या इसमें होगा, अभी मैंने बताया था आपको, बताइए जरा आपको क्या होगा, ऋण से मुक्त अलग हो रहा है ना, तो अलग के लिए मैंने क्या बताया था, अपादान का तत्पुरुष क्या होगा, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। राजा की माता, यानी काकी के, मैंने किसमें बताया, संबंध, यानी संबंध तत्पुरुष। इसके बाद अमचूर्ण, आम का चूर्ण, ये भी आम के तो वो बता रहा है, यानी संबंध बता रहा है किसके साथ, चूर्ण के साथ, ये भी होगा संबंध तत्पुरुष। इसके बाद वनवास, वन के लिए वास, के लिए आया है, के लिए किसमें आता है बताइए, अभी मैंने बताया है संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद क्या है, घुड़सवार, यानी घोड़े पर सवार, इसमें क्या आया है, कारक चिन्ह पर, इसमें मैंने क्या बताया, मे पे पर, यानी अधिकरण तत्पुरुष, क्या है, ठीक है। अब मैंने हर एक कारक का एक एक दो दो एग्जाम्पल बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो आता है, तीसरा जो समास होता है, वो मैंने क्या बताया आपको, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, समझ गए। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और इनका जब विग्रह करते हैं तो उसमें पहले बात कर लेते हैं द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जब इनका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर इसमें दो चीजों का प्रयोग होता है। विग्रह जब करेंगे तो उसमें और या का प्रयोग करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और ज्यादातर बताया जाता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह ज्यादा वो नहीं सही होगा, कहीं कहीं पे ही सही होता है, लेकिन योजक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन उनका जब विग्रह करेंगे तो उनके बीच में और या आएगा, ये चीज ध्यान रखना कायदे से। और कहीं कहीं पे योजक चिन्ह भी आ जाता है, लेकिन योजक चिन्ह को ही नहीं मानते हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर या बहुत जगह बताया जाता है जहाँ पर द्वंद्व समास दिया हो, जहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो, समझ जाइए द्वंद्व समास है। लेकिन वो बात गलत है, हर जगह साबित नहीं होती है। जैसे अभी मैंने आपको अव्ययभाव समास में बताया था घर घर, इसमें भी तो घर घर मैंने बताया, इसमें योजक चिन्ह लगाया, क्या द्वंद्व समास होगा? तुरंत यहाँ पे वो योजक चिन्ह वाला आके गलत हो जाएगा। जैसे हाँ कहीं कहीं हो जाएगा, जैसे माता पिता दिया हो तब हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो रही है, यहाँ पर एक शब्द की पुनरुक्ति नहीं हो रही है। ये चीज योजक चिन्ह वाला आप लोग ध्यान रखना। ज्यादातर ये चीज सब जगह नहीं काम लागू होती, लेकिन ये दोनों चीज जरूर जहाँ पे मिल जाए समझ जाइए द्वंद्व समास है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इनके। जैसे माता पिता ले लीजिए, माता पिता क्या होगा, माता और पिता। दूसरा ले लिया दाल भात, क्या होगा, दाल और भात, समझ गए। और ले लीजिए बहुत सारे इसके, अपना पराया, अपना और पराया, ठीक है, अपना पराया हो गया। अब इसके से और के बता दिया, या के जो बताएं, जैसे धर्माधर्म, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये तो और के थे। अब इसके ले लेते हैं या के, जैसे मैं बता दूं धर्माधर्म, धर्माधर्म क्या होगा, धर्म या अधर्म, समझ गए। यहाँ पे या आ गया, धर्माधर्म हो गया, शीतोष्ण हो गया, तो क्या होगा, शीत या ओष, शीत ओष्ण, क्या शीत या उष्ण, क्या होगा, शीत या उष्ण। कृष्णार्जुन, जैसे कृष्णार्जुन, ठीक है, तो क्या होगा, कृष्ण और कृष्ण या अर्जुन। क्या ये चीज समझ में आई आपको? द्वंद्व समास मैंने आपको बताया। तो इसके बाद जो अगला होता है वो कर्मधारय समास, और इसके बाद कर्मधारय के बाद द्विगु समास बचता है। द्विगु समास के बाद क्या होता है, बहुब्रीहि समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष्य के गुण पाया जाता है, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें संख्यावाची कोई शब्द, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब दो शब्द मिलकर कहीं तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, जैसे गजानन, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव।
तो ये जो 3 समास बचते हैं मैं इसको अगली एपिसोड में आपको बताता हूँ। तो इतना जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारा जो ये नंबर है इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और सभी लोगों को जोड़ें, अपने दोस्त भाई बहन रिलेशन में जो भी हैं उनको जोड़ने की, जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो वो हम लोगों के साथ मिलकर और अच्छी कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। तो इसमें हमारे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही हमारी आप लोगों से गुजारिश है। तो इसके बाद मैं चलता हूँ, अगले जो 3 समास बचे हैं मैं अगले एपिसोड में लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा। तो फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू।